मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। सोनिया जी का फ़ोन आया, राहुल जी का फ़ोन आया, अखिलेश जी कह रहे कि मैं अभी आ जाऊं, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो पूरा इंडिया अलायंस आ रहा है और मैं उसको बनाऊंगी। और मैं बीजेपी से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन लड़ा है, उनके साथ मेरा मुकाबला हुआ है, तो मैं इस्तीफा नहीं देने वाली। ये कहना है ममता बनर्जी का। अब दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? आप लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता होगा। वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है, जो भी इलेक्शन हारता है वो चुपचाप स्वीकार करता है, क्योंकि और बेइज्जती हो सकती है, और उसके बाद पावर जो है वो सौंप देता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर कोई अड़ जाए कि ना 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 भाई, मैं ही सीएम हूं, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो क्या होगा? क्या वो गिरफ्तार हो सकता है? क्या उसको मतलब पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती हटा सकती है? क्या होगा? सो हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, किस तरीके से ममता बनर्जी इसको डिले कर सकती हैं। ओथ सेरेमनी 6 मई को होने वाली थी, लेकिन अभी क्योंकि भाई बर्थ एनिवर्सरी है रविन्द्रनाथ टैगोर की 7 मई को, तो शायद 7 मई या 9 मई को होगी। तो अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और काफ़ी इम्पैक्टफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभिषेक बनर्जी के साथ। एक दो चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मतलब मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि बहुत प्यार करते हैं आप लोग। तो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। बट कुछ हैं, ठीक है, तो अब चलो मैं इसका जवाब दे ही देता हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ कमेंट में लिखते हैं। कोई कहता है सर गोदी मीडिया, सर बिक गए। भाई मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर राहुल गांधी के पक्ष में बनाता हूँ, अगर राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा कर रहे हैं बढ़िया चीज़, अगर प्रशांत किशोर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उनका एजेंट बोलते हैं, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं है। और अगर पीएम मोदी या फिर बीजेपी के लिए कुछ करता हूँ, तो फिर उनका बोलते हैं। अब भाई मेरी जो लॉयल्टी है वो मेरे देश के साथ है, ठीक है। मैं आखिरी दम तक अपनी देश की बात करूँगा, लेक्चर्स जब तक बनाऊंगा तब तक देश की बात करूँगा। तो देश में जो अच्छा है जो बुरा है वो मैं आपको बताऊंगा। अब किसी को अच्छा लगे बुरा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी थोपना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं तो एकदम न्यूट्रल हूं, मैं तो एकदम लिबरल हूं, और मैं तो भाई छाती ठोक के कहता हूं कि मैं हूं सेंट्रिस्ट और लिबरल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ एक्सट्रीम राइट होते हैं, कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं, उनको नहीं पता कि वो भक्त हैं। अब वो आप राहुल गांधी के भी हो सकते हो, वो आप अरविंद केजरीवाल के भी हो सकते हो, नरेंद्र मोदी के भी हो सकते हो। भाई जो सही कर रहा है सही बोलना चाहिए, और जो गलत कर रहा है वो गलत बोलना चाहिए। बिहार में प्रशांत किशोर को आना चाहिए था, नहीं है। जब जब कोई सरकार गलत काम करती है, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, हम सबसे पहले लेक्चर बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ममता बनर्जी जो टीएमसी का रूल था 15-16 साल का, वो सही नहीं था, दैट वाज नॉट गुड। 15-16 के मतलब पिछले टर्म का उतना अच्छा नहीं था, और लेफ्ट का भी, क्योंकि देखिए बात ये ना कि आपने प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर पे उतना ध्यान ही नहीं दिया, और बंगाल उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो बात ये है, ठीक है, थोड़ा एनालिसिस जब मैं करता हूं तो इन चीज पर फोकस करता हूं ताकि आपको कुछ ज्ञान मिले। तो ये चीज मैं छोटी सी क्लियर करना चाह रहा था। ओके, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा, और आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, एंड आई लव यू टू। तो चलो शुरू करते हैं। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा है? ममता बनर्जी ने बोला है कि हम हारे नहीं हैं और इसलिए हम रिज़ाइन नहीं करेंगे। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका बताता हूं कि ये सब कहां से आ रहा है। देखिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बंगाल वर्डिक्ट को इन्होंने पूरी तरीके से जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं बीजेपी से नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन से लड़ रही थी, और इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से बीजेपी की मदद की, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ओके, उन्होंने बोला कि 90 लाख नेम्स जो है, नाम काट दिए गए, वोटर जो है वो रिवाइज किया गया। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही भाई, महुआ मोइत्रा से सीखिए, ठीक है, एजुकेटेड लेडी हैं वो। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर बंगाल को बीजेपी चाहिए तो मुबारक हो, हम लड़ते रहेंगे। हर वक्त यही होता है, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। मुझे एक चीज़ भी कभी समझ में नहीं आई कि जहाँ पे पहली बात तो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। ईवीएम को हैक करने का मतलब ये है कि आपको पूरी मशीनरी को ही हैक करनी पड़ेगी, मतलब पूरे तंत्र को ही हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
तो जहां पे लोग जीतते हैं वहां क्यों नहीं ईवीएम हैक होती है? केरल में कांग्रेस सरकार आ गई, ठीक है, टीवीके आ गई, तमिलनाडु में विजय आ गए, डीएमके काफी आगे है, सेकंड नंबर पे डीएमके रही, राइट। साउथ में सरकार नहीं है बीजेपी की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पे जो इंसान जीत रहा है, और ये देखिए बीजेपी भी कहती थी ईवीएम ईवीएम, जब बीजेपी पावर में नहीं थी तो वो भी यही कहती थी। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टी हो, इतनी तो बुद्धि रखो कि भैया मतलब जहां जीत रहे हैं वहां पे कोई खराबी नहीं है, सब बढ़िया है। 83 सीट्स आई है, 2021 में 216 सीट्स आई थी, तब बोलना चाहिए था। हाँ ये अलग बात है, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बट सिर्फ 90 लाख वोट परसेंटेज 5-6% का डिफरेंस रहा है। बट क्या सिर्फ 90 लाख से चीजें बदल जाती है? ना, हो सकता है बदल जाती, माइट बी पॉसिबल बदल जाती, लेकिन उसमें से भी काफी लोग बीजेपी को वोट करते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने वो डिसीजन दिया। मुझे लगता है कि कोर्ट को इसको और एक बार देखना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई फील कॉन्स्टिट्यूशनली। बट अब तो आपके सामने है, 6.5 करोड़ लोग थे जिन्होंने वोट किया, ओके, और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इंस्टेंट हार माननी चाहिए, गलती से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है, आगे हम सुधारेंगे, है ना, उसको मानना नहीं है और बस इल्ज़ाम लगा देना है। ये चीज़ सही नहीं लगती मुझे, डेमोक्रेसी के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, राइट। उन्होंने बोला ये ब्लैक डे है, रिजल्ट्स आर ब्लैक डे फॉर बंगाल पॉलिटिकल हिस्ट्री। उन्होंने बोला डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है दैट ये अंडरमाइंड है टोटली, और इस तरीके से चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधा सिंपल आपको बताते हैं कि भाई एक अगर मान लीजिए कि ममता बनर्जी जो है वो रिज़ाइन नहीं करती तो क्या हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, मैं सीएम बनी रहूँगी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने ये क्यों कहा, ये भी हम बताएंगे। सब पावर गेम है और साइकोलॉजी ऑफ पावर की क्लासेस परसों से शुरू हो रही है, कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही है, ठीक है, टाइम बाय करना चाह रही है बेसिकली, ठीक है, शी विल बाय टाइम, कि जितना टाइम मिल जाए, है ना। अब इसमें कैडर जो है वो काफ़ी डिमोटिवेटेड है, उनके मोरल को ऊपर रखना है, तो ये बढ़िया है कि यही बोल दो कि ये इलेक्शन जो है पूरा ही फ्रॉड है, ख़त्म है ना। बाकी टाइम बाय, कि जितना हो सके वक्त लो ताकि और चीज़ों को देखा जा सके, अटका दो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर ममता बनर्जी, वैसे ये सही नहीं होगा डेमोक्रेसी के लिए, तो बिल्कुल भी सही नहीं रहता, बट ममता बनर्जी अगर नहीं रिजाइन करती तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। कैसे होता है ये, मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ाई है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता ही देता हूँ। एक चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का इलेक्शन प्रोसेस का, तो उसमें क्या है कि देखिए सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर, वो क्या है, एमएलएस का लीडर है। और ये जो एमएलए होते हैं ये लोग चुन के भेजते हैं, कहां पे भेजते हैं? असेंबली में, विधानसभा में। तो असेंबली में आपके पास बहुमत होनी चाहिए, एमएलएस होने चाहिए बस। गवर्नर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, गवर्नर सरकार को बुलाता है, गवर्नर कहता है आइए सरकार बनाइए। अब यहां पे क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है तो बीजेपी को बुलाया जाएगा। मतलब स्टेप 1 होगा कि पहले ममता बनर्जी जो है वो मेजॉरिटी शॉर्ट हो गई है तो ममता बनर्जी रिजाइन करेंगी, फिर बीजेपी आएगी, गवर्नर साहब बीजेपी को बुलाएंगे, तो स्टेप 2 है कि बीजेपी फिर सारे के सारे एमएलएस का सपोर्ट जो है वो सौंप देगी और उसके बाद बन जाएगी बीजेपी की सरकार। फिर सीएम कौन बनेगा ये गवर्नर साहब डिसाइड नहीं करेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी, ठीक है। ये सब पहले ही हो जाएगा, ठीक है, पार्टी पहले ही डिसाइड, वो जब गवर्नर को चिट्ठा सौंपती है तो उसमें सब कौन मिनिस्टर होगा, कौन क्या है, कौन सब कुछ लिखा रहता है, तो ये प्रोसेस होता है। अब ममता बनर्जी स्टेप 1 को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नर खाली ये देखता है कि मेजॉरिटी कौन प्रूफ, किसके पास मेजॉरिटी है, ये बस। तो भाई अगर मान लीजिए ममता बनर्जी को बुलाया गया, पहले ममता बनर्जी कह रही कि मैं सीएम पद से नहीं हटूंगी, तो गवर्नर ममता बनर्जी को बुला लेगा, बोला आइए आप मेजॉरिटी प्रूफ करिए। अब ममता बनर्जी के पास एमएलए है नहीं, 83 सीटें उनके पास, 83 एमएलए हैं, खत्म, तो वो प्रूफ कर नहीं पाएंगी, तो शी विल बी डिसमिस्ड, खत्म, उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब वो उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उनकी सरकार ही नहीं रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनली, ये चीज है।
बेसिकली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात है, जैसा कि मैंने बताया, कैडर का मॉडिफिकेशन की बात है, लीगल की कोर्ट केस। अब देखिए, कोर्ट याद रखिएगा कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगर देन कोर्ट, सबसे ऊपर आता है हमारा संविधान, ये चीज है। तो सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जिसके पास पावर है वो गवर्नर के पास है। गवर्नर ये डिसाइड करता है, और गवर्नर ये बोलेंगे ममता बनर्जी को कि आप रिजाइन करिए, प्रेशर बनाया जाएगा ममता बनर्जी के ऊपर। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो मान ही लेंगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। जितने भी टीएमसी के जो समझदार लोग हैं वो ममता बनर्जी को समझाएंगे भी कि देखिए ऐसा सही नहीं है, मत करिए। बट अगर वो एडमेंट रहती हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। और ये वही बात है कि आपके पास पूरी ताकत है और घर में आप रह रहे हैं और घुसा हुआ है कोई, और अगर वो नहीं निकल रहा है तो फिर क्या इंसान करता है, धक्के मार के निकालता है। तो ये वो वाली कंडीशन होती है, इसीलिए लोग चुपचाप डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं। ये सही भी है, जो लोग नहीं करते फिर वहां पे कियोस होता है। लीगल बैटल, टीएमसी कोर्ट में जा सकती है, बिल्कुल कोर्ट में जा सकती है, लेकिन कोर्ट कभी इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। ऐसा नहीं कि इलेक्शन रिजल्ट कोई बदल दे। सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं एसआईआर का वर्डिक्ट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे किस बिना पे हो सकता है ममता बनर्जी ये बोले कि प्रॉब्लम क्या हो गई है सर, बहुत जगह पे वोटिंग गलत हुई है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी बोला कि मैं भवानीपुर से कैसे हार गई, 5 राउंड तक तो मैं जीत रही थी, फिर कैसे हो गया। अरे भाई, जैसे जैसे बैलेट खुलते हैं, जैसे जैसे चीज़ें होती है, वैसे वैसे चीज़ काउंटिंग बदलती है, तो सभी को पता है, राइट। और एक नेशनल लेवल फ्लैश पॉइंट बन सकता है, सेंटर वर्सेस स्टेट हो सकता है। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ये लीगली चैलेंज कर सकती हैं, बट इससे सरकार डिले नहीं होगी। कोर्ट में अगर मान लीजिए वो चली भी जाती हैं तो गवर्नमेंट तो बनेगी, कोर्ट केस चलता रहेगा, क्योंकि कोर्ट केस तो सालों तक चल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में इसका प्रोसेस है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन कोर्ट। तो ईवीएम इशू, मैल प्रैक्टिस, कंस्टिट्यूएंसी रिजल्ट, इनसे डील करेगा कोर्ट। इंटायर गवर्नमेंट को थोड़ी ना फ्रीज कर देगा कोर्ट कि सरकार ही नहीं बन सकती, नो, क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, ये चीज है। तो जैसा कि मैंने बताया यही काम होने वाला है। गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट करवाएगा, और अगर ममता बनर्जी नहीं उसको पास कर पाई तो शी विल बी डिसमिस्ड, वो उनसे औहदा ही छीन लिया जाएगा, है ना भाई। आपके पास औहदा है तब लोग आपकी बात मानते हैं, जब औहदा ही छीन लिया गया, किसी और को दे दिया गया, तो लोग उसकी बात मानेंगे। एज सिंपल एज दैट। इलेक्शन पिटिशन में महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट असेंबली। जो असेंबली होती है ना, उसी में ही रियल पावर है। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है सारी चीज़ें, एमएलएज बैठ के वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किसके पास पावर जो है वो रहेगी। सो एवरी सिंगल एमएलएज और एमपी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ है। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, फ्लोर टेस्ट को डिले किया जा सकता है। हो सकता है ममता बनर्जी फ्लोर टेस्ट को डिले कर दें। वो कह सकती हैं कि वायलेंस हुई है मेरे साथ, मेरे ऑफिस को जला दिया गया है, हमको एमएलएस को सेफली असेंबल करना पड़ेगा। और गवर्नर अगर मान जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, तो उनको ये विंडो दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोर्ट्स भी अर्ली फ्लोर टेस्ट को प्रेफर करते हैं, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त एमएलए की ना हो। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24-48 घंटे या 1 से 2 दिन। गवर्नर के डिसीजन को ही चैलेंज करना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि अनफेयरनेस हुई है, गवर्नर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इंटरिम रिलीफ दीजिए हमको। जो टाइमिंग ऑफ द फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट जिस दिन है वो मैच नहीं कर रही है, और जिस तरीके से उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है वो सही नहीं है। ये ममता बनर्जी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लेके जा सकती हैं। बट कोर्ट कभी सरकार को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, प्रोसेस को फाइन ट्यून कर सकता, बट इट कैन नॉट फ्रीज इट, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उधर से भी फिर दलीलें दी जाती हैं। इलेक्शन पिटीशंस डाली जा सकती की सीट्स के ऊपर, 1951 में ये प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में। मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज की यहाँ पे गड़बड़ हुई है वोटिंग में, उसको चैलेंज किया जा सकता है, रिकाउंट करिए, ईवीएम की स्क्रूटनी करिए, ठीक है। सो पिटीशन सीट स्पेसिफिक होती है और स्लो होती है। अगेन कोर्ट इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, केस चलता रहेगा। जो मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी या वायलेंस की हमारे एमएलए आ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको डर है कि उनको मार देना दिया जाए।
यहाँ पे सीधा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, सेंट्रल फोर्सेज जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फिर प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस ये असेंबली के अंदर कर सकती हैं कि जो ओथ टेकिंग एमएलएज हैं, प्रोटेम स्पीकर है या वोटिंग मेथड है, वो इशू असेंबली के अंदर जो हैं वो रेज कर सकती हैं। रूल बेस्ड स्टेप्स उस समय, बट अगेन ये पावर, इसको भी मतलब ओवर ट्यून करने की पावर गवर्नमेंट या स्पीकर के पास होती है। ओके, तो ये चीज़, और देखिए वैसे भी अभी तो वो सीएम है, सिटिंग सीएम है, अभी उन्होंने रिजाइन तो दिया नहीं है, तो एकदम से रेजिग्नेशन होता नहीं है। केयर टेकर सीएम ये तब तक रहेंगी जब तक ये मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती, और अगर इन्होंने मेजॉरिटी प्रूव नहीं की तो ये चली जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेरा तो भाई यही मानना है कि कभी भी कोई भी इलेक्शन में, देखिए आज बीजेपी है कल नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है, बट जो भी सरकार आए, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बढ़िया बोला था ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ों पर सवाल उठाए जाए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी इनवाइट किया था एक बार, ठीक है, सारी पार्टीज़ को, क्या आप बहुत बोलते हो ईवीएम को हैक किया जाता है, हैक किया जाता है, ये आपके सामने ईवीएम है, आप हैक करके दिखाओ। एक पार्टी नहीं आई थी, एक सिंगल आदमी नहीं आया था, ठीक है, 4-5 साल पहले जो है टेस्ट किया था वो, इतनी पेटी। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि आप देख लो ईवीएम कैसे हैक होता है। क्या भाई कोई कैसे हैकिंग, तो पहले तो हैकिंग समझिए कैसे होती है, और मैंने स्टडी ग्लोस के लेक्चर ले लीजिए, ठीक है, उसे मैंने समझाया है। और ये भी मैंने कई बार बताया कि ईवीएम को मतलब बहुत, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपको पूरे तंत्र को ही चोरी करना पड़ेगा, ठीक है। और टीएमसी के गढ़ में ये करना, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, ठीक है, वहां पे ये करना जहां पे बूथ लेवल पे। अभी दोस्तों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, लल्लन टॉक की रिपोर्टिंग देख रहा था, तो उसमें यूनिवर्सिटीज के कुछ छात्र थे, शायद जादवपुर नहीं आरजी करके थे, यस, तो उन्होंने वीडियोस दिखाए कि ये हमारे हॉस्टल के हालात हैं, पापड़ियां ऊपर से गिर रही हैं, छत बंबू के सहारे है। अब मुझे नहीं पता है कितना सच है, उन्होंने बताया, ये लल्लन टॉक की रिपोर्टिंग थी। तो वहां पे बच्चे बोल रहे हैं और रिपोर्टर ये बोल रहे हैं कि आप नीट क्लियर करके आ रहे हो, आप भविष्य हो, आप डॉक्टर बनोगे, ऐसे हालात हैं। तो भैया बदलाव होना चाहिए। आज टीएमसी अगर बंगाल में बहुत शानदार, बहुत वक्त बदल रहा है, ये अब हम रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर बहुत अच्छे हालात होते तो लोग वोट करते, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ थी। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।